चलिए अब इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण सेशन की तरफ। एक और सार्थक संवाद हम करने वाले हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ हमारे अगले मेहमान को, डॉक्टर कुमार प्रशांत जी, जो कि डायरेक्टर हैं जया सिद्धार्थ हॉस्पिटल देहरादून के। डॉक्टर कुमार प्रशांत जी, आप कृपया मंच पर आएँ और अपने स्थान को ग्रहण करें। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और इसी के साथ ही अब हम अपने इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सौम्या जी इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी। डॉक्टर प्रशांत कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जया सिद्धार्थ हॉस्पिटल इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या किस तरह के स्पेशलिटीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं इसमें? धन्यवाद आपको मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जया ग्रुप 3 हॉस्पिटल अभी रन कर रहा है। अच्छा। जया सिद्धार्था उसमें एक हॉस्पिटल है, एक जया मैक्सवेल हॉस्पिटल है हरिद्वार में, और एक देवबंद में हॉस्पिटल है कैलाश चंद मेमोरियल हॉस्पिटल। तो ये तीनों जया ग्रुप रन कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई मैं दुबई में और अबुजा नाइजीरिया कैपिटल में काम कर रहा था। तो वहाँ से मुझे कैलाश ग्रुप के जो ओनर हैं महेश जी, उन्होंने एक हरिद्वार में छोटा अस्पताल लिया हुआ था, भूमानंद हॉस्पिटल। तो उसमें एक आईसीयू सेटअप के लिए बुलाया हुआ था। तो वहाँ पर काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस छोटे छोटे शहरों में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, कोई भी अस्पताल नहीं बनाता। सभी बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई आप जाइए, बहुत बड़े बड़े अस्पताल मिलेंगे, लेकिन छोटे शहरों में कहीं भी, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी अस्पताल खोलना नहीं चाहता, उनकी झिझक है। और उसका जो भी रीज़न हो, पेशेंट की डेथ काफ़ी हो रही है। वहाँ रख के मैं देखा कि थोड़ा भी कोई सीरियस हुआ, आपको अस्थमा है, स्टेटस हो गया, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई भी आपको टच भी नहीं करेगा। सभी रेफ़र करेंगे मेरठ, देहरादून और कहीं दूसरे बड़े शहर में, जहाँ जाते जाते करीब 20-30% लोगों की डेथ हो जाती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम ऐसा कुछ करें कि ये लोगों की डेथ नहीं हो, इनको रोका जा सके। ये सोच के मैंने पहले हरिद्वार में ही स्टार्ट किया, फिर बिजनौर और देवबंद में, और उसके बाद में देहरादून में लास्ट 2 ईयर से करीब चला रही है। आपने बहुत सही कहा कि एक किसी भी प्रदेश की, किसी भी शहर की प्रगति में सबसे बड़ा जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है और जो मापदंड होता है कि हॉस्पिटल्स जो है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ की अच्छी होनी चाहिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी बहुत छोटे गांव, बहुत छोटे शहरों को पेशेंट्स को दौड़ दौड़ के बड़े शहरों में जाना पड़ता है, और जाते वक्त कितने सारे बच्चों की, बड़ों की, माँओं की हादसा हो जाता है उनके साथ। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय सिद्धार्थ हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है जो आप अपने रीजन में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी जैसा एक हॉस्पिटल खड़े करने में चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? छोटे जगहों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना रियली बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। मैं आपको थोड़ी देर में इसको समझा रहा हूँ कैसे। सबसे पहले डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर चाहते ही नहीं है कि छोटे जगहों में जाएं। यदि आते भी हैं तो वो चार्ज करते हैं 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। जो मान लो दिल्ली में यदि 1 लाख की सैलरी है, तो हरिद्वार आने के लिए 3 लाख की सैलरी उनको चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मैन पावर की कॉस्टिंग बढ़ गई। इंस्ट्रूमेंट, यदि दिल्ली में एक CT स्कैन आप लीजिए, सेम प्राइस आपको हरिद्वार के लिए नहीं मिलेगा, प्राइस ज़्यादा होगा हरिद्वार के लिए। क्यों? वहाँ सर्विस देना मुश्किल है, सर्विस देने के लिए दिल्ली से आएंगे। तो क्या होता है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ठीक है, और आप चार्ज उतना नहीं कर सकते जो कि दिल्ली या मुंबई में चार्ज है। आपको चार्जेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कम रखना पड़ता है छोटे शहरों में। तो मार्जिन बहुत ही कम है, इसलिए कोई भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो छोटे छोटे शहरों में कभी भी अस्पताल नहीं खोलते। लेकिन नहीं, आपने बहुत, मतलब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि डॉक्टर्स
बड़े शहरों से ज़्यादा छोटे शहरों में चार्ज कर रहे हैं और यहाँ आना नहीं चाहते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको एक बड़े शहर में ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर आप छोटे शहर में एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं तो आप यहाँ का राजा हैं या आप यहाँ के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप अपना बिजनेस या ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं। पर ये शायद एक शहरीकरण की एक जो ये प्रॉब्लम है जो हम सभी सेक्टर्स में डील कर रहे हैं, उसमें हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत बड़ा इशू है। तो इस चैलेंज को आपने कैसे ओवरकम किया? मतलब आप कैसे आपने इस चीज़ को अपने कंट्रोल में की? कंट्रोल में तो नहीं किया, लेकिन चूँकि मैं डॉक्टर हूँ और काफ़ी बड़ी सर्किल थी मेरी। मैं साउथ में भी काम किया, मैं पौंडीचेरी से पीजी किया, वहाँ गवर्नमेंट जॉब में भी था। दिल्ली में भी करीब 8 इयर्स के अराउंड काम किया मैंने। तो काफ़ी लोगों से जान पहचान थी, तो बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस कर करके मैं लाया कि हाँ चलो आप काम करो मेरे साथ, ठीक है, आपको यहाँ काम करने का बेनिफिट मिलेगा। आए काफ़ी लोग आए, मुंबई से भी आए, दिल्ली से भी आए, साउथ से भी आए, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे, जिससे कि आगे हम बढ़ पाए। बहुत सराहनीय है ये बात कि आप अपने कलीग्स को लेकर आए, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो प्रदेश में। गवर्नमेंट की तरफ से या जो विकसित भारत का जो विज़न है गवर्नमेंट का हेल्थ केयर में, आप उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ और आपकी और क्या चाहते हैं आप उनसे, ताकि ये जो आपने प्रॉब्लम कही उस पर भी आपको सपोर्ट मिले? गवर्नमेंट कोविड के बाद स्पेशली छोटे शहरों में या काफ़ी ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन अपना कर रही है। जो छोटे प्राइवेट प्लेयर हैं उनके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्कीम देनी चाहिए। जो टैक्स वो लगाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, जो मान लो एक अल्ट्रासाउंड दिल्ली में होता है तो 2000 रुपये में होता है, हम हरिद्वार में 600 रुपये में करते हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि ये छोटे शहर में इन्वेस्ट कर रहा है, छोटे शहर में लोगों को हेल्प कर रहा है, तो इसको जो मशीनरी की चार्जेज हैं या कुछ टैक्स बेनिफिट है, इसको एफोर्डेबल बनाया जाए, इसको कम किया जाए कि लोगों के लिए ये और भी कम कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आपने बहुत सही बात की, क्योंकि मार्जिन्स आप लोगों के इतने कम हैं फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स ऑल्सो, कि सरकार से सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। आजकल हेल्थ इंडस्ट्री में फोकस बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हो गया है, रादर देन जस्ट मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन, डायग्नोस्टिक में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो उसके चलते आप किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं और क्या चेंजेस आपने किए हैं? प्रिवेंटिव मेडिसिन अपकमिंग काफ़ी लोग स्पेशली कोविड के बाद जितने भी लोग हैं काफ़ी सिंसियरली हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं। इसके पहले तो कोई सीरियसली लेता नहीं था। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए रेगुलर चेकअप करना, लोगों को जा कर के एजुकेट करना। हम लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, इवन देहरादून में भी है, तो इंडस्ट्री में जाके जो फीमेल्स हैं उनको अलग से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है किस एज में, उनको अपने डॉक्टर भेज के एजुकेट करते हैं। फिर उनको क्या क्या वैक्सीनेशन कराने चाहिए टाइमली। वैसे ही बच्चों को स्कूल में जा कर के क्या क्या उनको वैक्सीन लगनी चाहिए, क्या क्या केयर होनी चाहिए, किस एज में क्या सतर्कता रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी 2 या 3 डेज में एक कैंप करते हैं जिससे लोग को एजुकेट किया जा सके। मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे हमारे देश में तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अवेयरनेस हो रही है, मेंटल हेल्थ के बारे में बातें भी हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है या बाइपोलर है, ये सिर्फ स्थिति या परिस्थिति की वजह से नहीं, ये होता है, दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी या बहुत फ्लरिशिंग आदमी भी डिप्रेस्ड या बाइपोलर बन सकता है। तो क्या उससे रिलेटेड आपने अपने हॉस्पिटल में कुछ आपके डिपार्टमेंट आपने खोला है फॉर मेंटल वेलबींग? अभी तो नहीं खुला है। जी जी, पर क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आगे वाले समय में आप इसको इंक्लूड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सलाह दिया, और ये 1-2 बार मेरे दिमाग में भी आया कि मेंटल वेलबींग अभी के लिए, टाइमिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए स्टेज से काफ़ी लोग भटक जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाना, कैसे इसको प्रिवेंट किया सके,
एजुकेट करना ज़रूरी है। मुझे अब जैसे कि हम बिज़नेस आइडियाज़ की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया है। मैं सच में ये सोचती हूँ और ये देखती भी हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और ख़ुद भी अपनी फैमिली में छोटे शहरों में जब हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे तो चले जाते हैं दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में, जो बड़े बुज़ुर्ग छोटे शहरों में रह जाते हैं, उनके लिए हमें कोई भी केयर फैसिलिटी या जो अटेंडेंट्स होते हैं वो हमें मिलते नहीं हैं। ये इतना बड़ा मामला है और इतना बड़ा मसला है कि कैसे दादा दादी नाना नानी इन लोगों को जो अलग छोटे शहरों में हैं, बड़े शहरों में तो हमें फुल टाइम नर्सेज अटेंडेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों में ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी प्रॉपर एजेंसी नहीं है जहां हम कॉल करके अटेंडेंस बुला सकें। आई थिंक दैट इज़ सच अ बिग नीड कि जैसे जैसे बच्चे निकलते जा रहे हैं, और बच्चे अगर हों भी शहर में तो भी वो बैठकर एक बेड रिडन पेशेंट या एक बुज़ुर्ग की अब नहीं कर सकते उनकी तीमारदारी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा छोटे शहरों में और 3 टायर्स 4 टायर सिटीज़ में। इसका रीज़न एक ही है कि उसमें मार्जिन कम है। जबकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्जिन को नहीं देखें, आप अच्छे बड़े शहर में भी अस्पताल बनाएं, लेकिन छोटे शहरों में भी उसका चेन बनाएं जिससे लोगों को ये फैसिलिटी मिल सके। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसने भी कर लिया ये, प्रोवाइडिंग केयर फॉर एल्डरली, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो केयर है उसके लिए कोई भी फैसिलिटी छोटे शहरों में नहीं है। आई थिंक इट्स अ वेरी really interesting opportunity. डॉक्टर साहब, ऐसी कोई चीज़ जो आप और बताना चाहते हैं हमको, या आपकी इच्छा है कि आप अपनी जैसे जय सिद्धार्थ हॉस्पिटल की फ्यूचर के लिए आप कहना चाहते हैं कि दिस इज़ माय विजन, कि उत्तराखंड के लिए या देहरादून के लिए मेरा ये विजन है फॉर माय हॉस्पिटल? जय सिद्धार्थ हॉस्पिटल 150 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी कार्डियक, न्यूरो, यूरो और इंक्लूडिंग आईसीयू, एनआईसीयू, गायनेकोलॉजी, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, सभी चीज़ें हम कर रहे हैं और बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट पे लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये बड़ा ब्रांड बन के उभरेगा उत्तराखंड में। मैं तो ये कहूँगी कि जिस तरह से लोग उत्तराखंड से बड़े शहरों में जाकर हॉस्पिटल्स ढूंढते हैं, मैं ये कहूँगी कि आपका जो हॉस्पिटल है वो इतना उम्दा बने, इतना बढ़िया हो विथ इट्स स्टैंडर्ड कि लोग बाहर से आके कहें कि नहीं, हम जय सिद्धार्थ हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बेस्ट विशेस। थैंक यू। ये ज़रूर होगा एक दिन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर होगा। ऐसा ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत धन्यवाद सर आपका, इतने महत्वपूर्ण विचार आपने हम सभी के साथ साझा किए। और अब बढ़ते हैं आगे सम्मान की ओर। उड़ान उत्तराखंड में अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ हमारे सर रमेश चंद्र सर को कि वो अब हमारे सम्माननीय अतिथि को ये चिन्ह देकर सम्मानित करें। तालियां एक बार बजती रहनी चाहिए।